हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग शाम वाली क्लास में लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे और जो भी भारतीय संविधान में विदेशों से प्रावधान शामिल किए गए हैं उनको देखेंगे, क्योंकि जो भी विदेशों से प्रावधान लिए गए हैं उनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने 4 पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप लोग उन्हें देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि ये जो संविधान और राज्य व्यवस्था है ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर आप एक क्रमागत रूप से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास थोड़ी सी छोटी ही होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो कि भारतीय संविधान में विदेशों से लिए गए हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में जो प्रावधान विदेशों से लिए गए हैं तो इसी कारण भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? ग्रहित संविधान भी कहा जाता है, यानी कि बाहर से चीजों को ग्रहण किया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये जो विदेशी प्रावधान है ये इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि बहुत से ऐसे विदेशी प्रावधान थे जो कि भारतीय लोगों की और भारतीय संविधान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे, इसीलिए इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो अब जो क्वेश्चन देखो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो हम लोग एक लिस्ट के माध्यम से इन सारी चीजों को समझ लेते हैं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से युग्म सुमेलन या फिर सही गलत युग्म वाला या फिर वन लाइनर मिल जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। एक उद्देशिका की भाषा ली गई है। ठीक है, दूसरा समवर्ती सूची ली गई है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये 3 चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। उसके बाद देखो यूएसए से यानी कि अमेरिका से देखें तो उद्देशिका। ठीक है, अब देखो उद्देशिका अमेरिका से ली गई है और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर देखो अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, तो न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार। फिर देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। और देखो इंपॉर्टेंट एक और चीज, राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। इतने प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं वो यूपीपीसीएस के किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछे ही गए हैं। तो ऐसी यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है जो फालतू लिखी हो। उद्देश्य का भी पूछा जा चुका है, न्यायिक पुनरीक्षण भी, मूल अधिकार भी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी, उपराष्ट्रपति का पद भी, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी और उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी पूछी जा चुकी है कि ये सब प्रावधान किस संविधान या फिर किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका से। उसके बाद देखो रूस से बात करें तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, 2 चीजें रूस से ली गई हैं, एक तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना से न्याय। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रिटेन से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता की संकल्पना, मंत्रिमंडलीय प्रणाली बहुत बार पूछा गया है, एकल नागरिकता बहुत बार पूछा गया है और द्विसदनीय प्रणाली। ये सारी चीजें देखो कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें
आपको रटनी है और पूरी तरीके से रटनी ही है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब देखो बात करते हैं कनाडा की। तो यहाँ से देखो संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। अब बात हम लोग करते हैं आयरलैंड की। तो देखो राज्य के नीति निदेशक तत्व, 50वां बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश से लिया गया है या फिर किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये आयरलैंड से। और देखो आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर प्रतिनिधित्व। आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये वो मेंबर होते हैं जो किसी सेवा से या फिर किसी सांस्कृतिक चीज से, ठीक है, या फिर किसी खेल से, यानी कि कुल मिलाकर किसी प्रतिभा से जुड़े हुए होते हैं, या जिनके पास किसी क्षेत्र का विशेष अनुभव होता है या फिर किसी क्षेत्र में उन लोगों ने विशेष सेवा दी होती है, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये वाला जो प्रावधान है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है उसकी भी प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखो जर्मनी से बात करें तो आपातकालीन उपबंध बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपातकालीन उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखो जापान की बात करें तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको जापान से लिया गया है। अब देखो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ की जो संकल्पना है, क्योंकि भारत को क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ, ठीक है, तो ये जो संकल्पना है ये आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है या फिर प्राप्त किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो ये सारी चीजें थी जो कि विदेशों से भारतीय संविधान में ली गई हैं और आई होप कि आप सारी चीज़ों को यहाँ से याद कर लेंगे। बाद बाकी आप लोग क्या किया करिए, अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट्स भी सीधा अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई भी क्लास लेने आऊँ तो आप उससे पहले चीज़ों को पढ़ के तैयार रहें, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। और आपको मैं नंबर भी दे देता हूं, अगर आपको नोट्स ऑर्डर करना है तो 8630246905, ठीक है, 8630246905। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कंप्लीट RO के नोट्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई विदेशी प्रावधानों की। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो ये भारत का है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि इसमें मूल रूप से हम देखें तो एक प्रस्तावना है, मूल रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब ये बनकर तैयार हुआ था। 395 अनुच्छेद हैं जो कि 22 भागों में बटे हुए थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करें तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां जो 8 थी अब वो कितनी हो गई है, 12। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो संविधान में भागों की संख्या 25 है, लेकिन अभी भी इसको 22 भागों में विभाजित
माना जाता है। ठीक है, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो निरस्त हो जाते हैं या फिर उनको संविधान से, उनके प्रावधानों को संविधान से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो कुल 22 भाग ही हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का है, जबकि आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो किसका है, वो है अमेरिका का। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस देश का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, तो अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखा हुआ यानी कि लिखित संविधान है। तो यहाँ से कितने फैक्ट मिल गए, एक तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, विश्व का पहला पूर्ण लिखित संविधान अमेरिका का। ठीक है, तो अमेरिका और भारत। बाद बाकी मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में देखें तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से थी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जो भारतीय संविधान है वो ना तो बहुत नम्र है, ठीक है, और ना ही बहुत लचीला है। ठीक है, ना तो एकदम से कठोर है और ना तो एकदम से नरम है। कैसे, देखो, अगर आप लोग भारतीय संविधान को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं कि अगर हमें उनमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से भी संशोधन होता है। ठीक है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं भारतीय संविधान में जो कि साधारण बहुमत से होते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में नम्र और कठोर के बीच में संतुलित स्थापित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ के कुछ प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होते हैं और कुछ सामान्य बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब नर्म और कठोर के बीच का एक संतुलन बनाकर भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हर संशोधन को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की ही आवश्यकता होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी आप आगे मेरे साथ बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि अगर इस चीज़ में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत, अगर उस चीज़ में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत। तो ऐसे अभी आप बहुत सी चीज़ों को आगे देखेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ना तो भारतीय संविधान बहुत कठोर है और ना तो भारतीय संविधान बहुत ही नरम है। ठीक है, ये उन दोनों के बीच का संतुलन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारत का जो संविधान है वो कैसे संघीय सरकार की स्थापना करता है। और भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ना ही उसे अलग होने का अधिकार है। ठीक है, तो अब आप भारत के संविधान को देखेंगे तो इसमें संघ के भी लक्षण हैं। ठीक है, और इसमें एकात्मकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। एकात्मकता के लक्षण का मतलब कि जैसे सिर्फ यहाँ पर केंद्र सरकार ही हो, राज्यों में कोई सरकार प्रणाली ना हो। ठीक है, तो संघ के लक्षण देखें तो 2 सरकार होती हैं, एक केंद्र में और राज्य में। ठीक है, शक्तियों का विभाजन होता है कि केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्तियां हैं। लिखित संविधान होता है। ठीक है, दोनों को फॉलो करना है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, ना तो उससे राज्य ऊपर है और ना ही कोई केंद्र सरकार। उसके बाद देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, जो दोनों के संबंध में अपने फैसले सुना सकती है। तो इस तरीके के ये जो लक्षण हैं ये कैसे संघ के सभी लक्षण हैं। अब अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में एकात्मकता के भी लक्षण हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सशक्त केंद्र सरकार होती है। ठीक है, एक संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है जो सिर्फ भारत की होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता हो। ठीक है, संविधान का लचीलापन है, यानी कि बहुत से बहुमत यहाँ पर बहुत से संशोधन यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं।
एकीकृत न्यायालय है, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो कि केंद्र के द्वारा स्थापित की जाती हैं। तो अब भारतीय संविधान में संघ के लक्षणों के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संघ के लक्षण हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संघ के लक्षण हैं वो है दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। वहीं पर एकात्मकता के जो लक्षण हैं तो एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के लक्षण भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। उसके बाद देखो, भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, मैं ये भी बता दूं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख है, ऐसे करके दे देता, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 35, मतलब कोई भी दे सकता है और एक विकल्प दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका होता है हमेशा डी, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। अब देखो उल्लेख किस बात का है, उल्लेख ये है कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में दिखाया गया है या फिर प्रदर्शित किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है और संघीय शब्द पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है, ठीक है। और ये वाला फैक्ट देखो रिपीट हो रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ये संविधान की विशेषताएं हो गई कि भारत एक राज्यों का संघ है, संघीय शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है, संघीय सरकार है भारत में, एकात्मकता के भी लक्षण हैं और संघ के भी लक्षण हैं, ठीक है। और क्या विशेषताएं हो गई, ना तो कठोर है ना ही नरम है। और विशेषताएं क्या हो गई कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई। और हम लोगों ने क्या देखा, और देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि विदेशों से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और लगातार आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। बीच में ज़रूर ऐसा हुआ था कि आप लोग पैट वैट का पेपर देने गए थे तो शायद आप लोगों के कुछ लेक्चर छूटे भी हों, तो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए और फिर लगातार मेरे साथ साथ चलते चलिए, क्योंकि पैट में भी एक अच्छा खासा प्रश्नों का स्टैंडर्ड देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आरओ में भी जो प्रश्नों का पैटर्न हो और जो उनका पूछा गया तथ्य हो वो ज़्यादा टफ रहे, ठीक है। तो आप ऐसे लगातार साथ बने रहिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।